वंश का हाथ गन पकड़ते ही कांप रहा था, जिस कारण वो निशाना बिठा ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नील का नींद खुल चुका था, तो वो उठ बालकनी के पास जा खड़ा हो जाता है सुबह का फ्रेश एयर लेने के लिए। तभी उसका नज़र सभी पर पड़ता है और सभी से होते हुए मानिक पर जाता है। जब वो देखता है मानिक खुद वंश को ट्रेनिंग दे रहा है, ये देख वो हैरान था, क्योंकि आज तक मानिक ने खुद से किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया था उसकी बहन के अलावा। वही वंश कर नहीं पा रहा था तो मानिक उसे पीछे से अपने बेहद करीब कर उसके हौंद को पकड़ लिया। मानिक के ऐसा करने से वंश का दिल धड़कने लग जाता है। वही ये सीन देख नील अपने हाथ का मुट्ठी बना कहता है, बहुत जल्दी मेरी बहन को तुम भूल गए मानिक। खुद में इतना कहने के बाद वो बस देखने लग जाता है। वही मानिक वंश का हाथ पकड़ गन चलाया तो निशाना एकदम एक्यूरेट लगता है। एक्यूरेट पॉइंट पर गोली लगने से वंश खुशी से उछल पड़ता है। उसे खुश होता देख सभी के होंठों पर मुस्कान छा जाता। फिर मानिक उसे खुद से ट्राई करने दे देता है। धीरे धीरे टाइम पार होने लगता है। फिर सभी का ट्रेनिंग ओवर हो जाता है तो सब अपने अपने रूम फ्रेश होने चले जाते हैं। वही टाइम देखने के बाद वंश मानिक के पास जा कहता है, मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊं। वंश के सवाल पर मानिक एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, आज से तुम नए स्कूल में जाओगे और हाँ, नाम तुम्हारा होगा पर टाइटल मेरा। ये सुन वंश हैरान हो जाता है और अपने हैरानी से भरे चेहरे से मानिक को देख सवाल करता है, पर क्यों? वंश के सवाल पर मानिक खुद सोफे की तरफ जाते हुए उसे भी इशारा करता है आने का, तो वो मानिक के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी सोफे के पास पहुंच मानिक सोफे पर जा बैठ वंश को भी बैठने का इशारा कर देता है, तो वंश उसके बगल में जा बैठ जाता है। तभी मानिक कहता है, जो तुम्हारे डैड को मारे हैं वो तुम्हें भी मार सकते हैं, इसलिए मैं चाहता तुम्हारा कॉलेज और आइडेंटिटी सब चेंज हो जाए ताकि तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। मानिक का हर बात वंश को सही लगता था और वैसे भी टाइटल बदल जाने से क्या होता है, वो है तो वंश ही ना, तो फिर उसने झट से कह दिया, ओके। वंश का हामी सुन मानिक कहता है, जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हारा न्यू यूनिफॉर्म तुम्हारे रूम में है। ये सुन वो अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया, फिर खड़ा हो अपने रूम जाने लग जाता है। वही एकांश मानिक के पास आ कहता है, बॉस फॉर्म में पेरेंट्स के नाम में किसका नाम मेंशन कर दूं? एकांश का सवाल सुन मानिक गहरी सांस ले कहता है, मेरा। ये सुन एकांशों के बॉस बोल उस फॉर्म में पेरेंट्स के प्लेस पर मानिक का नाम फील कर देता है। फिर पेरेंट्स सिग्नेचर चाहिए था तो वो मानिक के पास आ फॉर्म दे देता है, तो वो फॉर्म पर साइन कर देता है। तभी नील नीचे आ कहता है, ओह ग्रेट, तुम तो डेट बन गए, इस बात पर सेलिब्रेशन होना चाहिए। नील का ये बात मानिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ वो वंश को अपना बनाना चाहता और कहाँ नील वंश का उसे डेट बना रहा है। फिर झट से मानिक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इसलिए अपना नाम फील कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है। ये सुन नील उसके हौंद से फॉर्म लेते हुए कहता है, पर यंग डेड, यहाँ पेरेंट्स में तुम्हारा नाम होने के साथ साथ टाइटल भी तुम्हारा है। नील के बातों से मानिक बहुत चिढ़ रहा था, पर अपने चिढ़न को वो जाहिर भी नहीं कर सकता था। फिर कुछ देर तक यही चलता रहा। तभी वंश तैयार हो नीचे आ गया। स्कूल ड्रेस में वंश पूरा बच्चा लग रहा था, साथ ही बहुत क्यूट भी। तभी नील ये देख उसके पास जा उसके कॉलर पर अपने हाथ को ले जा उसके टाई को ठीक करते हुए कहता है, बेबी बॉय, टाई को ऐसे नहीं पहना जाता है। जब वंश को नील छू रहा था तो गुस्से में मानिक का चेहरा लाल हो चुका था, पर मजबूरी का मारा अगर वो अपना ऐसा नेचर नील के सामने शो करता है तो फिर नील को ऐसा लगने लगेगा कि वो उसकी बहन को भूल गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी बहन की वजह से ही तो उसके दिल में वंश के लिए जगह बना है। अपने जलन से भरे नज़र से मानिक देखे जा रहा था। तभी नील अपने फ्लिटी मुस्कान के साथ फ्लिटी बातें करता है, बेबी बॉय, तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो, अगर ऐसे ही क्यूट दिखते रहे तो मैं तुम्हें। इतना कहने के बाद वो उसके कान के करीब जा अपने धीमे और सेडिक्टिव आवाज में कहता है, खा जाऊंगा। नील के बातों को सुन वंश का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वही मानिक झट से खड़ा हो नील के कंधे पर हाथ रख कहता है, यार क्या कर रहे हो, ये बच्चा है, इसे बच्चे की तरह ट्रीट करो। मानिक का ये बात सुन नील उससे दूर हो सवाल करता है, क्या तू इसे बच्चे की तरह ट्रीट करता है? नील के इस सवाल पर मानिक एक पल के लिए शांत हो जाता है। वही वंश मानिक को ही देखे जा रहा रहे, क्योंकि जो मानिक उसके साथ एडल्ट वाला हरकत करता है वो शायद ही उसके साथ कोई कर सकता है। वही मानिक को झूठ बोलने में ना ही हिचकिचाहट हुआ ना शर्म आया। हाँ बिल्कुल, मैं इसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता, बस ट्रेनिंग के टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ सख्ती बरतना चाहिए और पेनिशमेंट भी देना चाहिए ताकि बच्चे गलती ना करे। पेनिशमेंट शब्द बोलते वक्त मानिक वंश को देख रहा था। तभी वंश को मानिक का पेनिशमेंट याद आता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तो नील झट से कहता है, तू कर बच्चे जैसा ट्रीट, वैसे भी आज से तू उसका यंग डैड है।
ये सुन मानिक का चेहरा कठोर हो जाता है। वही मानिक के बदलते रंग को देख एकांश झट से कहता है, सर टाइम हो रहा है, नाश्ता कर लेना चाहिए। ये सुन नील झट से बोलता है, हाँ और मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अपने बेबी बॉय का स्कूल कैसा है और कहाँ है जरा मैं भी देखूं ताकि बेबी बॉय को कल से स्कूल में ड्रॉप करने चल जाऊं। ये सुन मानिक अपने मन में ही कहता है, नील ये तो मैं होने बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मानिक सिर्फ अपने मन में ही कह सकता था। फिर सभी नाश्ता करने चले गए। वही बाकी के लोग भी अपने ललचाए नज़र से देख रहे थे क्योंकि रात भर से खाना देखने को तो नसीब हुआ था पर खाने को नहीं। वही डाइनिंग टेबल पर जा वंश के एक साइड नील बैठ गया और दूसरे साइड मानिक। वही वंश का दिल कर रहा था वो इन दोनों से दूर भाग जाए पर मजबूरी था। तभी तीनों के बैठते ही सर्वेंट तीनों के प्लेट में नाश्ता लगा दी। जब नाश्ता लगा तो शिमला मिर्च देख वंश साइड करने लगा तो मानिक वंश को ये करता देख कहता है, क्या है ये, इसे भी खाओ। ये सुन मासूम सा चेहरा बना वंश मानिक को देखा। तभी नील उसके प्लेट से शिमला मिर्च उठा खाते हुए कहता है, डैडी स्ट्रिक्ट होते हैं पर लवर स्वीट और मैं बहुत स्वीट हूँ। देखो तुम्हारे सारे शिमला मिर्च को मैं खा ले रहा हूँ। ये सुन मानिक गुस्से में फिर अपना खाना खाने लगता है। वही वंश ये देख उसे समझ नहीं आता है वो क्या रिएक्ट करे। वही दूसरी तरफ शारिका अपना लगेज ले कॉलेज हॉस्टल चली गई पर जब वो कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गई तो सभी उसे ही देखने लगे और उसे सब देख क्यों रहे थे ये बात शारिका को बहुत अच्छे से पता था। शारिका शर्म से पानी पानी हो अपने रूम का चाबी वार्डन से ले उसका रूम है कहाँ वो पूछ जाने लगती है और सभी की नज़रों को बस इग्नोर करने का कोशिश करते रहती है। कुछ ही वक्त के बाद वो अपने रूम पहुंच जाती है। रूम आने के बाद वो रूम के अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है रूम के अंदर ऑलरेडी किसी और का सामान रखा है पर उसे तो बताया गया था इस रूम में अभी उसके अलावा कोई नहीं है। तभी वार्डन आ कहती है, शारिका। अपना नाम सुन शारिका उसके तरफ देखती है। तभी वार्डन कहती है, यहाँ एक लड़की रहती थी पर अपना सामान यही छोड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ना ही सामान लेने आई है और ना ही कॉलेज फीस और रूम का फीस उसका पे है। बहुत जल्द उसका इस कॉलेज से नाम कट हो जाएगा तो तुम्हें जो बैग चाहिए वो ले लो और इसके सामान को साइड कर दो। ये सुन शारिका मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। फिर वार्डन के जाने के बाद अपना जगह क्लीन करने लगती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध रेडी होकर बाहर निकल युग के तरफ देख सोफे के तरफ जाते हुए कहता है, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ और रेडी हो जाओ। ये सुन वो झट से सवाल करता है, रेडी क्या? युग ने जब सवाल किया तो अनिरुद्ध उसे अपने कठोर नज़र से देखा। उसके कठोर नज़र को देख युग झट से कहता है, ओके सर। इतना क्या वो झट से कॉफी बनाने जाने लगा। वही अनिरुद्ध सोफे पर अपने सिर को पीछे टिका अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी तन्विक वहां आ कहता है, सर ये काम आपने किसी और को क्यों दे दिया? तन्विक की बातों को सुन वो अपनी गहरी सांस भर अपने आंखों को धीरे से खोल अपने चेहरे को पीछे से उठा तन्विक की तरफ देखते हुए कहता है, आजकल तुम मेरे बेटे के लिए काम कर रहे हो तो अच्छा होगा उसके लिए ही तुम काम करो। ये सुन तन्विक अपने चेहरे को झुकाकर कहता है, सॉरी सर। ये सुन अनिरुद्ध कुछ कहता इससे पहले युग को आता देख अनिरुद्ध कह दिया, जाओ जाकर मानिक को इन्फॉर्म करो मुझे अभी उससे मिलना है। ये सुन अनिरुद्ध यस बॉस बोल वहां से साइड में चला गया और मानिक को कॉल करने लगा। वही युग उसके पास जा कॉफी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाया तो कॉफी लेने के बाद कहता है, मेरे कॉफी खत्म हो जाने तक तुम रेडी होकर मेरे पास होने चाहिए। ये सुन युग भागते हुए रूम जाने लगा। साथ ही साथ मन ही मन अनिरुद्ध को कोसे भी जा रहा था। फिर वो जल्दी से रूम जा फटाफट से अपने कपड़े बदलने के बाद अपने बाल को सेट कर नीचे चला गया तो देखा अनिरुद्ध का कॉफी खत्म हो चुका है। ये देख उसका गला सूखने लगा। वो झट से कहता है, मैं जल्द ही आया हूँ। आपने ही जल्दी खत्म कर दिया ताकि आप। वो इतना बोला ही था कि उठ उसके पास जा उसका कमर को पकड़ अपने करीब कर उसके पीठ से नीचे अपने हाथ को स्लाइड करते हुए अपने सेडिक्टिक आवाज में कहता है, ताकि मैं क्या? अनिरुद्ध के छूने और उसके आवाज को सुन युग की सांसें तेज हो गई थी। वो अपने हाथ को अनिरुद्ध के सीने पर रख अपने धीमे आवाज में गहरी सांसें लेते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? युग की बातों को सुन अनिरुद्ध उससे दूर हो आगे जाते हुए कहता है, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी चलो। इतना कहने के बाद वो जाने लग जाता है। तभी युग अपना सड़ा सा मुंह बना उसके पीछे पीछे चल जाता है। वही दूसरी तरफ मानिक एकांश की तरफ देख कहता है, मुझे डैड बुला रहे हैं, मानिक का एडमिशन अच्छे से हो जाना चाहिए। ये सुन नील झट से कहता है, यार तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना अपने बेबी बॉय का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। ये सुन मानिक का चेहरा कठोर हो गया था। साथ ही उसका दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वंश को नील के पास छोड़कर जाने का पर मजबूरी। उसी मजबूरी के कारण बेचारा गहरा सांस ले नील को कुछ ना कह वहां से जाने लगा। वही नील वंश के कंधे पर अपने होंठ को रख उसे अपने साथ बाहर के तरफ ले जाते हुए कहता है, तो बेबी बॉय आज सिर्फ तुम्हारा एडमिशन का सारा प्रोसेस करवाते हैं फिर तुम्हें मैं अपने साथ डेट पर ले जाऊंगा।
नील वंश को अपने साथ कार के पास ले जाते हुए कह रहा था। वहीं मानिक ने कुछ सुना तो नहीं था, पर उन दोनों को ऐसे साथ देख गुस्से में कार के अंदर जा अपने कार को स्टार्ट कर कठोरता के साथ कहता है, नील तुम मेरे दोस्त हो पर तुम मेरे गुस्से के लेवल का टेस्ट ले रहे हो खुद में। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नील वंश के साथ पीछे और एकांश आगे जा कार स्टार्ट कर देता है। वही सिला हॉल में नाश्ता करने के बाद इधर उधर चलकर सोचते जा रही थी कि अगर वो आज कॉलेज जाती भी है तो फीस और हॉस्टल रूम का पैसा क्लियर कैसे करेगी, और अगर वो मानिक का हेल्प लेती है तो भी वो कॉलेज प्रिंसिपल सर को कैसे समझाएगी। वो ये सब सोच रही थी तभी यशिका उसके पास आ कहती है, क्या हुआ, तुम इधर उधर नाचते हुए क्या सोच रही हो। यशिका के साथ अब सिला का बॉन्डिंग अच्छा होता जा रहा था तो वो अपने मन का सारा बात यशिका को बताना शुरू कर दी। तो पूरे बात को सुनने के बाद यशिका कहती है, अरे यार मानिक सर के सामने प्रिंसिपल क्या किसी का नहीं चलता है, और वैसे भी ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, इसे तो मैं भी हैंडल कर सकती हूँ। ये सुन सिला झट से कहती है, सच्ची। तो यशिका हाँ कह देती है। वही दूसरी तरफ कार में बैठा अनिरुद्ध कुछ फाइल देख रहा था तो उसके बगल में बैठा युग उस फाइल को देखने का कोशिश करने लग जाता है। तो अनिरुद्ध उस फाइल को देखते हुए ही कहता है, अगर तुम्हें फाइल में देखना है क्या है तो मुझे किस करो, मैं तुम्हें फाइल ही दे दूंगा। अनिरुद्ध का बात सुन युग का चेहरा लाल हो चुका था। वो झट से अपने चेहरे को मोड़ खिड़की से बाहर देखने लग जाता है। युग की हरकत पर अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और कार पथरी जगह पर बने बड़े से मेंशन के पास आ रुक जाता है। फिर दोनों कार से बाहर निकल अंदर जाने लगते हैं। तभी दोनों को मानिक दरवाजे से टिक खड़ा हो सिगरेट के कस लेते हुए नजर आता है। अनिरुद्ध के आने से मानिक अपने सिगरेट को जमीन पर गिरा अपने जूते से मसल देता है। तन्विक के जगह अनिरुद्ध को युग के साथ आता देख मानिक का चेहरा कठोर हो जाता है। वो अपने कठोर आवाज में कहता है, डेड आप इसे क्यों लेकर आए हैं। मानिक का ये सवाल सुन अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, ये अभी मेरे लिए काम कर रहा है, वैसे तुम बाहर क्यों खड़े हो। ये सवाल सुन मानिक अपने कठोर आवाज में कहता है, बस मुझे अंदर नहीं जाना है। वैसे आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं। मानिक के सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, मुझे पता है तुम अंदर क्यों नहीं जाना चाहते हो, पर पुरानी यादों को भूल नए याद बनाओ। चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। ये सुन आखिर में मानिक को अपने डैड के साथ जाना पड़ता है। तीनों फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अनिरुद्ध युग के तरफ देख कहता है, तुम बाहर ही रहो। ये सुन युग अपने गुस्से से भरे नजर से एक नजर देखता है, फिर अपने सिर को झुका जाने लगता है और अपने मन में ही कहता है, जब यहाँ मेरा कोई काम था ही नहीं तो मुझे ये लाए क्यों, और लाए तो अंदर आने से पहले बता देना चाहिए था, मुझे बाहर ही रहना है। अपने मन में शिकायत करते हुए वो बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अंदर अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, वंश को जिंदा रखने का कारण क्या है। ये सवाल सुनने के बाद मानिक अपने सिर को झुका कहता है, डैड वो बच्चा है, उसे मारना सही नहीं होगा। मानिक के बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, बेटा ये ठीक है तुमने उसे मारा नहीं, पर तुमने उसे अपने पास क्यों रखा। अगर उसे पता चला उसके बाप को तुमने मारा है तो वो तुम्हारे लिए बुरा साबित हो सकता है। अनिरुद्ध के बातों को सुन मानिक अपने चेहरे को उठा झट से कहता है, उसे बताएगा कौन। मानिक के इस सवाल पर अनिरुद्ध खड़ा हो शराब जा लेकर आ सोफे पर बैठ दोनों के लिए पैक बना एक मानिक की तरफ बढ़ा और दूसरा अपने हाथ में ले लिया। वही मानिक को कुछ जवाब नहीं मिला तो वो शराब के ग्लास को उठा बस अपने डैड को देखने लगा। तभी अनिरुद्ध एलिगेंट तरीके से घुमाते हुए शराब को ही देखते हुए कहता है, जो करीबी होते हैं वही कब हमारे दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता है। ये बात सुन मानिक अपने डैड को एक टक बस देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध शराब का घूंट पी फिर कहता है, दुश्मन का वार सहा जा सकता है पर अपनों का नहीं, और मुझे पता है वंश को अपने पास रखने का तुम्हारा क्या कारण है, पर मानिक जो तुम कर रहे हो वो वंश के लिए गलत नहीं होगा। अपने पिता के बातों को सुन मानिक कहता है, नहीं, उसका दिल मेरे लिए अब भी धड़कता है, इससे मुझे एहसास होता है जो मैं फील कर रहा वो बिल्कुल सही है। मानिक के बातों को सुन अनिरुद्ध एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, आज तक मैंने तुम्हारे हर एक फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, इस बार भी दूंगा। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध खड़ा हो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम पुरानी यादों को भूल नई याद बनाओ। मुझे पता है ये आसान नहीं होता है, पर ये जिंदगी है, एक के जाने से हम अपने जिंदगी को रोक नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध वहां से जाने लगा। वहीं मानिक खड़ा हो एक रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। अनिरुद्ध बाहर चला जाता है तो उसे देख युग उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है। तो अनिरुद्ध उसकी तरफ देखता है, फिर कार के अंदर जा बैठता है। उसके बैठने के बाद युग भी जा बैठता है, फिर कार स्टार्ट हो जाता। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए अनिरुद्ध अपने मन में ही कहता है, मैं भी अपने पास को भूल अब आगे बढ़ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो एक बटन प्रेस करता है तो दोनों साइड पार्टीशन हो जाता है। तभी अनिरुद्ध अपने सिर को युग के कंधे पर रख देता है।
तो युग का चेहरा लाल हो जाता है और वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, सर। वो इतना कहा ही था कि तभी वो युग के होंठों पर अपने हाथ को रख कहता है, मुझे सुकून चाहिए और तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून मिलता है। ये सुन युग की आंखें बड़ी बड़ी हैरान हो फैल जाती है। वही अनिरुद्ध अपने होंठ को नीचे कर बस अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही अनिरुद्ध के इतने करीब होने से उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था। वही दूसरी तरफ वंश का एडमिशन हो चुका था, तो फिर एडमिशन हो जाने के बाद नील उसे अपने साथ ले जाते हुए एकांश से कहता है, एकांश तुम चले जाओ, मैं अपने बेबी बॉय को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये सुन एकांश के माथे से पसीना आने लगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था अगर वो वंश को नील के साथ छोड़ता है तो मानिक उसे खा जाएगा, और अगर नील का बात नहीं मानता है तो वो उसे खा जाएगा। अब बेचारा करे तो करे क्या। तीनों कार के पास पहुंच जाते हैं। तभी नील ड्राइवर से कार का चाबी ले कहता है, तुम जा सकते हो, मैं अपने बेबी बॉय के साथ अकेले टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वंश छत से कहता है, पर मुझे नहीं करना है। मैं इससे आगे वो कुछ कहता है, इससे पहले ही नील उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, बेबी बॉय मेरे बातों को मानना सीख जाओ, क्योंकि मानिक भी मेरे बातों को नहीं टाल सकता है। तो इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को उसके पीठ पर रख उसे कार के तरफ पुश कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एकांश और ड्राइवर दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। फिर दोनों अपने फीके चेहरे के साथ एकांश कैब बुक कर लेता है। वही नील वंश के साथ कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ मानिक एक रूम के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर ले सामने खड़ा हो उसके तस्वीर पर अपने होंठ को फेरते हुए कहता है, तुम आज भी जिंदा हो नैन्सी, और इस बार मैं किसी को तुम्हें हॉट करने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिर को उस तस्वीर पर रख अपने आंखों को बंद कर लेता है और अतीत को याद करने लगता है। क्या दिन भर काम करते रहते हो? अगर ऐसे ही काम करते रहे तो मैं भाई से शिकायत करूंगी कि तुम मुझे हॉट करते हो। नैन्सी की बातों को सुन उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच प्यार से उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, झूठी, मैंने कब हॉट किया तुम्हें? ये सुन नैन्सी अपने बच्चों जैसा मुंह बना मानिक के हाथ को पकड़ अपने दिल पर रख कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती। सुनो मेरे दिल के धड़कन को, वो बहुत हॉट है इसलिए तो रो रहा है। नैन्सी की बातों को सुन उसके कमर पर अपने हाथ को फोल्ड कर उसके दिल पर अपने सिर को रख अपने आंखों को बंद कर कहता है, सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हारे दिल को कभी हॉट नहीं होने दूंगा। अपने पुराने याद को याद करते हुए अपने आंखों को खोल मानिक उस तस्वीर को देख कहता है, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारे दिल का, अब तो हॉट नहीं होता है ना तुम्हें? तस्वीर से ही सवाल करते हुए वो बस तस्वीर को देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ पार्थ बड़े से सोफे पर बैठा शारिका का डिटेल निकाल उसके सोशल मीडिया के एक्टिविटीज को देख रहा था। तभी एक लड़की उसके पास जा बैठ जाती है और पार्थ को किसी लड़की की तस्वीर को देखता पा उसके बाजू में अपने हाथ को घुमा सवाल करती है, कौन है ये लड़की? लड़की के सवाल पर अपने रुड अंदाज में ही पार्थ कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये सुन लड़की झट से कहती है, पार्थ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पर मेरे सामने ही तुम किसी और लड़की को देख रहे हो। लड़की के बातों को सुन पार्थ अपने कठोर नज़र से देख कहता है, गर्लफ्रेंड? बेबी ये गर्लफ्रेंड क्या होता है मुझे नहीं पता, सो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं ये बच्चों वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन निभाऊंगा। इतना कहने के बाद वो शारिका का प्रोफाइल बंद कर अपना कुछ काम करते हुए अपने मन में ही कहता है, बेबी तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब देखो स्वीटहार्ट, उस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे कैसे लेता हूँ। अपने मन में इतना कहते हुए वो क्रूरता से मुस्कुराते हुए बस अपना काम करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ मानिक अब तक उस तस्वीर से लगा था। तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन के बाद जा टेबल से उठा, स्क्रीन कर तन्विक का कॉल आता देख रिसीव कर अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, हेलो। मानिक के आवाज को सुन तन्विक झट से कहता है, मानिक सर, लगता है बॉस को सब पता चल गया है। तन्विक की बातों को सुन मानिक अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, हाँ मुझे पता है। ये सुन तन्विक हैरान था, उसे तो लगा था बवाल होगा, पर मानिक को इतना शांत पा तन्विक अपने मन में कहता है, इतनी शांति क्यों है? क्या ये तूफान के आने से पहले वाला शांति है? वो अपने मन में ये सोच ही रहा था। तभी मानिक अपने कोल्ड कठोर आवाज में ही कहता है, और कुछ? ये सुन तन्विक झट से ना कह देता है तो मानिक कॉल कट कर अपने फोन में एकांश का नंबर निकाल उसे कॉल लगा देता है। एकांश अभी रास्ते में ही था जब उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को निकाल जब स्क्रीन पर देखा मानिक का कॉल आ रहा था तो उसके माथे से पसीना आने लगता है। वो अपने मन में ही कहता है, प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कॉल जैसे ही उठता है उसे मानिक का कोल्ड आवाज सुनाई देता है, वंश का एडमिशन हो गया है? ये सवाल का एकांश झट से जवाब देता है, हाँ। तभी मानिक फिर कहता है, वंश स्कूल में पढ़ाई कर रहा या तुम्हारे साथ है?
मानिक के इस सवाल पर एकांश को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बता देगा तो खाई में जाएगा, कुछ नहीं बताएगा तो कुआं में। पर एक जगह तो जाना ही था उसे, तो एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, नील सर उसे अपने साथ कहीं ले गए हैं। ये सुन मानिक का चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पहले नहीं बताया गया। इतना चिल्लाने के बाद वो कॉल कट कर मेंशन से बाहर निकलते हुए अपने मन में ही कहता है, नील तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, सिर्फ दोस्ती और नैन्सी की वजह से। अपने मन में इतना कहने के बाद वो बाहर निकल कार में जा बैठ जाता है और अपने कार को स्टार्ट कर खुद से ही सवाल करता है, कहाँ गए होंगे दोनों। ओह, अगर मैं नील का फ़ोन ट्रैक करता हूँ और वहाँ चला भी गया तो नील मुझे देख क्वेश्चन करेगा, मैं बोलूँगा क्या। इतना कहने के बाद मानिक कार रोक देता पर फिर कहता है, मेरा वंश बहुत इनोसेंट है और नील की नीयत पर मुझे शक हो रहा, अगर उसने मेरे वंश के साथ कुछ किया तो। वैसे भी वो कुछ नहीं बोलता है, उसे भी कुछ ना बोल, जो मैं करता वो करने दिया तो। खुद में सवाल करते हुए अपने चेहरे को हिला कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खुद में इतना कहने के बाद वो नील के फ़ोन को ट्रैक करने लग जाता है। नील के फ़ोन को ट्रैक करते हुए मानिक उस जगह पहुंच जाता है। जब मानिक अपनी कार को रोक सामने की बिल्डिंग को देखता है तो गुस्से में कार का दरवाज़ा खोल देता है, पर फिर कार का दरवाज़ा बंद कर खुद में ही कहता है, तुम मानिक हो। ऐसे ही चले गए तो यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे इतने हैंडसम होने के बाद भी भाग जाएंगे। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सोचने लगता है, करे तो करे क्या। फिर बेचारा कार के अंदर ही बैठा बस बिल्डिंग के अंदर देख रहा होता है। तभी उसे नील और वंश नजर आते हैं। नील वंश दोनों ही पार्किंग एरिया के पास आ रहे थे। कुछ ही वक्त में दोनों वहां पहुंच जाते हैं और मानिक के कार के बगल की कार के पास जाते हुए नील मानिक के कार के तरफ अपना चेहरा किया ही था कि तभी मानिक अपने चेहरे को नीचे कर लेता है ताकि नील उसे देख ना पाए। वही नील फिर अपने चेहरे को मोड़ लेता है और कार के पास जा वंश के लिए कार का दरवाजा खोलता है। तभी वंश कहता है, भैया आपको ये सब। जैसे ही वो भैया बोल आगे बोल ही रहा था, नील उसके हाथ को पकड़ लिया, जिस कारण वंश के आगे का शब्द उसके गले में ही रह गया और वो बस नील के आंखों में देखने लग जाता है। वही नील कार डोर लॉक कर वंश को कार के तरफ धकेल उसके बेहद करीब हो कहता है, बेबी बॉय दोबारा मुझे भैया मत बोलना नहीं तो। इतना कहते हुए नील उसे टच करने ही जा रहा था, तभी मानिक अपने कार से बाहर निकल कहता है, तुम दोनों यहाँ और इतने करीब हो, क्या कर रहे हो। ये सवाल सुन नील वंश से दूर हो जाता है। वही मानिक फिर कहता है, वंश तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। वंश मानिक का ये सवाल सुन मानिक को मासूमियत से देख कहता है, नील भा, सर ने कहा था अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वो आपको कह मुझे पनिश करेंगे। जब वंश ने ये बताया तो नील हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था इस बच्चे से मैं ऐसा कहूँगा तो ये सच मान लेगा। इतना कहने के बाद वो हंसने लगा, हा हा हा। फिर हंसते हुए ही मानिक से सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नील के सवाल को सुन मानिक सोचने लगता है। तभी नील फिर कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलो। जैसे ही नील ये कहता है तो मानिक नील की तरफ देख कहता है, देव ने मुझे यहाँ बुलाया था, वो तो चले गए, अभी जस्ट मैं भी निकलने ही वाला था पर तुम दोनों दिख गए। मानिक की बातों को सुन नील कहता है, ओके, अगर काम हो गया हो तो चले घर। मानिक हाँ कह देता है तो नील कार का दरवाजा खोल वंश की तरफ देख कहता है, बेबी बॉय अब बैठ भी जाओ। ये सुन वंश अपने चेहरे को मानिक की तरफ मोड़ देखता है तो नील झट से कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम्हारे बॉस तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, अब जल्दी बैठ जाओ, मेरा हाथ दुख रहा है। नील के बातों को सुन आखिर में वंश कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही मानिक अपने कार के अंदर जा ही रहा होता है, तभी जानबूझकर अपने हॉर्न को कार डोर की साइड में रख दरवाजा बंद कर दिया और अपने हाथ में चोट लगा तो कसके चिल्लाया, आह। मानिक के चिल्लाने का आवाज सुन नील जो कार के अंदर बैठने वाला था वो रुक जाता है। वही वंश दूसरे साइड से बाहर निकल मानिक के पास जा झट से उसके हाथ को पकड़ चिंता से भरे आवाज में कहता है, ये कैसे हुआ, आपको ध्यान रखना चाहिए था, अब कैसे ड्राइव करोगे आप कार। ये सुन मानिक अपने अट्रैक्टिव आवाज में उसके करीब जा कहता है, तुम करोगे ड्राइव। ये सुन वंश हैरान हो जाता है। साइकिल चलाने के अलावा उसे कुछ नहीं चलाना आता था। उसके चेहरे का रिएक्शन देख मानिक समझ गया था उसे कार चलाना नहीं आता, तो वो उसके कान के करीब जा कहता, मैं जो बोलूं बस हाँ बोलना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद दूर हो नील की तरफ देख कहता है, नील मुझे नहीं लगता है ड्राइव कर पाऊंगा, तो वंश को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वो मेरे जगह कार ड्राइव कर लेगा। इतना नील से कहने के बाद वंश की तरफ देख कहता है, ओके। तो जैसा मानिक ने कहा था वंश वैसा ही कह दिया, हाँ। वंश का जवाब सुन नील को अच्छे से समझ आ रहा था उसे कार चलाना नहीं आता, बस वो हाँ कह दिया है और मानिक के हाथ में चोट गलती से नहीं आया है बल्कि वो खुद को दिया है। नील ओके बोल कार के अंदर बैठते हुए अपने मन में ही कहता है,
वंश इतना क्या है, कुछ सेकंड खामोश होने के बाद आगे कहता है, लगता है अब तुम अपने डैड से भी ज़्यादा कोई है जिसके बारे में सोचते हो, तो वो वंश है। अच्छा, अब लगता है मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा तुम्हें बर्बाद करने के लिए। अपने मन में ये कहते हुए वो कार स्टार्ट कर देता है। वहीं वंश और मानिक दोनों भी कार के अंदर जा बैठ जाते हैं।